हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा और उसी से एक नया कंसेप्ट समझा था हम लोगों ने, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया ये प्रॉपर्टी था सब्सटेंस का, कोई भी बॉडी का प्रॉपर्टी था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक बात और देखा था कि ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ओके, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज इट्स चेंज ऑफ स्टेट। ओके, यानी स्टेट चेंज को वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इनर्शिया कहा था। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन लीनियर मोमेंटम? मतलब लीनियर मोमेंटम यानी क्या होता है? ओके, मोमेंट यानी इट हैज समथिंग टू डू विथ मोशन, है ना, मोशन से कुछ लेना देना है इसका। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन लीनियर मोमेंटम? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज लीनियर मोमेंटम। यानी लीनियर मोमेंटम ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको बताएगा कि ऑब्जेक्ट में मोशन कितना है, कितना मोशन है। ओके, कितना मोशन है यानी तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, कितना मोशन यानी ज्यादा मोशन है या कम मोशन है, कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है वो, इसके बारे में आइडिया देने वाला क्वांटिटी दैट इज लीनियर मोमेंटम। ओके, तो सिंपली मैथमेटिकल वे में लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, यानी लीनियर मोमेंटम P दैट इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। यानी नेक्स्ट टाइम अगले बार तुमको बोले लीनियर मोमेंटम, तो सबसे पहले P दिमाग में आना चाहिए, दूसरी चीज आना चाहिए मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, यानी किसी का मोमेंटम अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये है अगर मास कम है तो वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगी उसमें। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ओके, क्लियर? अब इसका ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। सभी चीजें लिखते चलो। सीजीएस यूनिट, केजी के बजाय ग्राम, मास के बजाय मीटर के बजाय सेंटीमीटर, सेकेंड ही रहेगा। ओके, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस क्या आएंगे? मास है m1, लेंथ न्यूमरेटर l1, t डिनोमिनेटर यानी -1, m1 l1 t -1। समझ में आया सबको? ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, तो हम लोगों को एक और चीज समझा कि जैसे वेलोसिटी चेंज होगा वैसा मोमेंटम भी चेंज होगा। ओके, फॉर अ गिवन बॉडी वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम भी चेंज होगा। यानी वेलोसिटी अगर डबल हो गया तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। वेलोसिटी अगर हाफ हो गया तो मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। वेलोसिटी अनचेंज्ड है यानी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी अनचेंज्ड रहेगा, मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। यानी जैसा वेलोसिटी चेंज होगा वैसा मोमेंटम चेंज होगा। सिंपल। ये ऐसा क्यों बोला अगले स्लाइड में ध्यान में आ जाएगा। सभी ने नोट डाउन कर लिया? अगला स्लाइड विच इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, है ना, फिर इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सबसे इंपॉर्टेंट, of a body is directly proportional to the external force applied on the body and this change take place in the direction of applied force। तीन चीजें मैंने तीन पार्ट जो है इस स्टेटमेंट के मैंने येलो में लिखे क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला यहाँ पे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp/dt। ओके, ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यानी जितना फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से मोमेंटम का चेंज होगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज बोला है यहाँ पे, सिर्फ मोमेंटम का चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन वाइज लिखें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। ओके, ध्यान में रखना
डीपी, सिर्फ डीपी यानी चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। ओके, लेकिन डीपी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, क्लियर विद दिस, सभी को ध्यान में आया। और ये जो दिस चेंज यानी ये जो चेंज रहेगा ये उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यानी वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर टीपी बाई डी टी। यानी मोमेंटम का जो चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा वही फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। ओके, यानी इन शॉर्ट सपोज ये ऑब्जेक्ट है एम मास का, ठीक है, इसका मोमेंटम है पी है, तुमने इसको इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाया एफ। ओके, तो क्या हो गया, तो ये m का मोमेंटम हो गया पी एफ यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ में टाइम का चेंज है t या डी टी बोल देंगे। तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के चेंज में, यानी पी एफ माइनस पी आई अपॉन डी टी। और ये जो मोमेंटम का चेंज है ये किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, यानी इस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज होगा। ठीक है, अब जब जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो कांस्टेंट आया है, तो वो जो कांस्टेंट है जो k, लेटर से k वो कांस्टेंट है k डी पी बाई डी टी। तो न्यूटन ने इसका वैल्यू भी बताया हमको, इसका वैल्यू होता है 1। F इज इक्वल टू 1 इंटू डी पी बाई डी टी, दैट इज F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, बहुत ज्यादा, बहुत। ओके, नाउ देखो हमको मालूम है P के दो वैल्यूज है, P का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी, तो हम लोग ये वैल्यू यहां रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब देखो m अगर कांस्टेंट है, इफ m इज कांस्टेंट, ओके, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, इफ v इज कांस्टेंट। दो पॉसिबिलिटीज है ना, एक तो m कांस्टेंट हो सकता है, नहीं तो v कांस्टेंट हो सकता है। अगर m कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वो डेरिवेटिव के बाहर चले जाएगा, अगर m कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो f इज इक्वल टू m dv बाई डी टी, जो कांस्टेंट वो डेरिवेटिव के बाहर। ठीक है, लेकिन dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है, तो f इज इक्वल टू एम ए, वो आया है यहां से, कहां से, यहां से, ऐसा डिराइव करते आए। ओके, तो न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है एक्चुअली, न्यूटन सेकेंड लॉ ये है, तो फोर्सेस वहां से कोरोलरी बोल सकते हो उसका, कोरोलरी उसी से डिराइव किया हुआ। तो फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स यानी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, इन विच केस इफ m इज कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो f इज इक्वल टू v डी एम बाई डी टी। इसको वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स बोलते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे ये। ठीक है, समझ में है सबको, तो ये सभी लिख के रख लेना है सभी ने। ओके, ये सभी चीजें नोट डाउन कर लो, है ना, क्लियर विद दिस। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट, फोर्स के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, वैसे तो तुमने पढ़ा ही है, न्यूटन, पूरा लिखना है तो एन स्मॉल लिखते, रूल है। सीजीएस यूनिट डाइन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ में आया सबको, तो ये बात ध्यान में रखना, फोर्स के लिए इतनी सारी चीजें मार्जिन में लिख के रख लो, क्योंकि ये बहुत काम आती है आगे। ओके, ठीक है,
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सिखाने का जरूरत ही नहीं होता एक्चुअली, ये किसी भी 9वीं के आगे के बच्चे को, किसी को भी, हर किसी को याद रहता है। ये लॉ खास करके याद होता है ना। बाकी पहला दूसरा बहुत मुश्किल होता है याद, किसी को पूछ लो तो 9वीं के बाद में, 9th स्टैंडर्ड के बाद में पूछ लो तो उसका तकलीफ होता है उसको बोलने में, पहला क्या है दूसरा क्या है, कंफ्यूजन होता है। तीसरा तो भाई मतलब किसी कोई इंसान अगर मरने वाला रहा, उसको बोला कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ बता के जा, तो पहले बोलेगा फिर निकलेगा। लेकिन क्योंकि है ही सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, जो भी एक्शन होगा उस पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ओके, कैसे? देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसान खड़ा है, ये इस जमीन पे एक्शन कर रहा है, वजन का वेट, उसका जो वेट है, खुद का जो वजन है वो एक्शन हो गया। ओके, एक्शन। तो बदले में जमीन इस पे क्या लगा रही है? एन। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। इसका नाम हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ओके, क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। किसी ने तुमको कनपट में मारा, बदले में तुमने उसको कनपट में मारा, एक्शन रिएक्शन। ओके एक ऐसे इन जनरल एग्जांपल था, वो नहीं है इसका एग्जांपल, लेकिन समझने के लिए है ना, आसान है कि नहीं है? एक्शन रिएक्शन। ओके, आसान। न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, वेक्टर वाइज न्यूटन थर्ड लॉ, वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2, वेर F1 एंड F2 आर द फोर्सेस। यानी इसने इस पे F1 लगाया फोर्स, तो इसने इस पे F2 लगाया। इसने इधर के डायरेक्शन में F1 लगाया, तो इसने इधर के डायरेक्शन में F2 लगाएगा वो, तो माइनस साइन। और इक्वल मैग्नीट्यूड में, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल रहेंगे लेकिन अपोजिट रहेंगे। ओके, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में, हमको बहुत काम में आएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, द नेक्स्ट इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में पढ़ना है अब हम लोगों को। इम्पल्स ये नया क्वांटिटी है, ये बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये तुमने 9th तक नहीं, 9th मतलब लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा है अभी तक। जितना भी पढ़ा है मैंने, ये सब तुमने लोअर क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये सबसे पहली बार आ रहा है इम्पल्स। सो हाउ डू यू डिफाइन इम्पल्स? Okay, the term that quantifies the overall effect of force which varies with time. Okay, यानी फोर्स का ओवरऑल इफेक्ट बताने वाली क्वांटिटी, फोर्स का ओवरऑल इफेक्ट बताने वाली क्वांटिटी वो है इम्पल्स। लेकिन फोर्स कैसा है? which varies with time. Okay, which varies with time, वो टाइम के हिसाब से वैरी हो रहा है। द फोर्स विच इज वैरिंग विद टाइम। ऐसे सिचुएशन कौन से अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तुम पहले डेफिनेशन समझ लो। ओके, मतलब याद तो भी करके रख लो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिर वो जो याद किया हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। द टर्म दैट क्वांटिफाइज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स विच वैरीज विद टाइम। इंपल्स इज गिवन बाय जे, ये फॉर्मूला है उसका। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है। कुछ बुक्स में इसको आई से भी डिनोट करते इंपल्स को, कुछ बुक्स में जे से भी डिनोट करते, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जिससे चाहो। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन टी आई टू टी एफ, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, समेशन एफ डी टी, वेक्टर एफ डी टी, वेक्टर क्वांटिटी है ये। स्वाभाविक सा बात है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही इंपल्स का डायरेक्शन रहेगा। ओके, एक बात ध्यान में रखना, इंपल्स के लिए जो फोर्स है दिस वैरीज विद टाइम एंड acts for very small interval of time. बहुत कम समय के लिए एक्ट करता है। दिस acts for very small interval of time. Okay, it is a vector quantity and its direction is along the direction of force. वो तो मैंने अभी बता दिया है ना। लेकिन हमको पता है क्या कि इंटीग्रेशन एफ डी टी टी आई टू टी एफ इज चेंज इन मोमेंटम, है ना, वो तो चेंज इन मोमेंटम होगा ना। ओके, तो देयरफॉर जे इज इक्वल टू डेल्टा पी। ओके, यानी द अबव इक्वेशन इज नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी वेक्टर चाहिए था। ये फॉर्मूला याद रखना है, और क्योंकि इसी से तुमको जे का यूनिट भी पता चलेगा। जे यानी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स यानी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। याद रख लो। ओके, आज से तुमको किसी ने पूछा इंपल्स यानी क्या है?
चेंज इन मोमेंटम। ओके, क्या याद रखोगे? इंपल्स यानी क्या? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यानी क्या? इंपल्स। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, लेकिन इंपल्स तभी आता है जब फोर्स टाइम के हिसाब से वैरी करता है और बहुत कम समय के लिए लगता है। जैसे क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है, क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है तो बॉल पे फोर्स लग रहा है और ये फोर्स वैरी कर रहा है टाइम के हिसाब से। ओके, और बहुत कम समय के लिए लग रहा है, बहुत कम समय के लिए भी, लेकिन जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो वहां पे जो लग रहा है वो है इंपल्सिव फोर्स, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ओके, समझा सबको? किकिंग, बैटिंग, ये जो है ये एग्जांपल किसके? इंपल्स के, इंपल्सिव फोर्स के। ठीक है, सभी को ध्यान में? ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? जो चेंज इन मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी, मीटर पर सेकेंड। इसका सीजीएस यूनिट क्या रहेगा? ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या रहेगा? जो मोमेंटम का m1 l1 t-1 है ना। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ये सबसे अच्छे से याद रखना क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम में आएगा। इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, यानी जो फोर्स टाइम ग्राफ रहेगा, सपोज ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है फोर्स टाइम ग्राफ, तो तुमको क्या करना है? इसके नीचे का एरिया निकाल लेना है, ये एरिया। तो ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? इंपल्स मिलेगा। ओके, समझ में आया सबको? ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इस पे। 2 बिलियर्ड्स बॉल, बिलियर्ड्स बॉल समझते हैं, वो स्नूकर वाले बॉल, स्नूकर के बॉल होते हैं ना, वो स्नूकर पता है ना, वो टेबल पे ऐसा डंडी लेके मार अपन गेम खेलते हैं, डंडी वाला गेम गांव के भाषा में। 2 बिलियर्ड्स बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक बॉल ऐसा और एक बॉल ऐसा। ओके, दोनों का मास 0.05 kg। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल? हर एक बॉल को कितना इंपल्स मिलेगा? ठीक है, तो ये कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद में दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए। ये 6 मीटर पर सेकेंड से, ये 6 मीटर पर सेकेंड से अलग अलग अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए। ठीक है, तो तुमको निकालना है इंपल्स कितना इम्पार्ट हुआ, इसको इंपल्स कितना मिला, इसको इंपल्स कितना मिला। ठीक है, तो जो एक को मिलेगा वही दूसरे को मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है, एकदम सेम सिचुएशन है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना? ओके, इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी 0.05 इंटू 6। ठीक है, अब इसका मोमेंटम क्या रहेगा? फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद का माइनस 0.05 इंटू 6। क्यों लगाए माइनस? क्योंकि अगर मैंने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। ध्यान देना यहाँ पे, हाँ स्टेप में, ये इंपॉर्टेंट साइन है माइनस। ओके, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज माइनस 0.05 इंटू 6 माइनस 0.05 इंटू 6, यानी माइनस 2 टाइम्स 0.05 इंटू 6। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इम्पल्स कितना हो गया फिर? देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लो तो 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। कितना आसान, इतना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ दोनों बॉल्स को। आसान था कि नहीं था? है ना, कितना आसान। ओके, क्लियर विद दिस सबको? ओके, नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, बहुत ज़्यादा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन यानी मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम कांस्टेंट रह गया, यानी मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। लेकिन कब ऐसा? ओके, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, then the total momentum of the system before and after the interaction remains constant. अगर कोई भी सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, ओके, कोई भी सिस्टम पे बाहर से फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसे? इसका प्रूफ देखो, अपने को मालूम है F इज इक्वल टू dp/dt, ठीक है, क्लियर। अब अगर F नहीं लग रहा है बाहर से, मतलब F कितना है? 0, ये हटा देता हूँ, ऐसा नहीं लिखता हूँ। अगर F कितना है? 0, यानी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्जेक्ट पे कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? dp/dt भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 है मतलब dp/dt 0 होना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ डेरिवेटिव किसका 0 होता है? पढ़ा है ना मैंने तुमको डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है ना। तो देयरफॉर p इज कांस्टेंट, सिस्टम का मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, क्लियर। हाँ, अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सिस्टम का मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी p कांस्टेंट रहेगा। अगर सिस्टम में एक मास नहीं है, बहुत सारे मासेस हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? सभी का मोमेंटम p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सॉरी, उसको 0 लिख रहा था, कांस्टेंट था। सभी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ओके, बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? कभी कोलिजन्स होता है कोई दो ऑब्जेक्ट्स का, या आए ये कोलाइड किए, कोलाइड करके निकल गए, है ना। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में होना चाहिए। लेट अस से मोमेंटम यहाँ पे p1 और p2 था, यहाँ पे मोमेंटम p1 डैश और p2 डैश था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम पहले कितना था? p1 प्लस p2, और टोटल मोमेंटम बाद में कितना था? p1 डैश प्लस p2 डैश। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं तुमको बता देता हूं, सभी ने नोट डाउन कर लेना है। इसके रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल यानी रियल लाइफ। सबसे पहला क्या है? रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ओके, तुमने देखा होगा बंदूक में जब कोई चला रहा है बंदूक, जैसे ही चलाता है बंदूक पीछे जाती है। ओके, बंदूक पीछे जा रही है क्योंकि उससे निकलने वाली गोली आगे जा रही है, तो आगे जाने वाले मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए बंदूक पीछे जाती है। कभी ये देखा है क्या बंदूक सामने जा रही है? नहीं देखा ना, ऐसा नहीं देखते हो। या तुमने देखना कभी कभी वो उरी मूवी में भी बताया, वो जो टैंक वगैरह जब आखिरी में टैंक ये करते हैं, वो गाना है उसमें टैंक में, तो जैसे ही टैंक फायर करता है, कैनन फायर करता है, तो कैनन पीछे आता है ना। जो तोफ होता है, तोफ कि जो क्या कैनन बोलते हैं उसको, कैनन बोलते हैं। तो कैनन में से जैसे ही वो फायर होता है, वो कैनन पीछे आता है ना। या टैंक जब फायर करता है तो टैंक पीछे आता है, क्योंकि वो सामने की तरफ मोमेंटम दे रहा है ना। लेकिन फायर करने से पहले तो रेस्ट पे थे, फायर करने के बाद में गोली में सामने का मोमेंटम आया, या कैनन में सामने का गोले में सामने का मोमेंटम आया, तो कैनन में या बंदूक में पीछे मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हेन मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट ऑन द शोर, द बोट इज पुश्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द शोर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये शोर है, ओके, यहाँ पे ऐसी बोट है, ये इंसान है, ओके। जैसे ही इंसान यहाँ पे आ जाएगा, ओके, कूदी मार दिया उसने, तो जो बोट है ये पीछे जाएगी, क्योंकि मैन ने सामने की तरफ मोमेंटम लाया। जंप करने से पहले मोमेंटम 0 था, अब मैन जब सामने जंप किया तो उसने सामने की तरफ मोमेंटम लाया। बोट बोली ऐसा कैसा, नहीं चलेगा, मैं पीछे जाऊंगी, ऐसा बोट बोली क्योंकि जब वो पीछे जाएगी तो उतना मोमेंटम इसमें से कैंसिल हो जाएगा,
तो टोटल मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए। जितना मोमेंटम मैन ने सामने दिया उतना ही मोमेंटम बोट में पीछे आएगा, सो दैट टोटल मोमेंटम शुड रिमेन कांस्टेंट, मतलब जीरो इस केस में। ओके, समझ में आया सबको? ओके, तो ये था पूरा आज का थ्योरी कंसेप्ट। तो आज हम लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की और इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट।